देखिए ऐसा है, एक तो सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि हम जो हैं अब इतनी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ऐसी पार्टी जो वास्तव में आज देश के अंदर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। सफ़र तो बहुत पहले शुरू हुआ। सब बेसिक बात तो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी स्थापना 1925 में हुई और शनय शनय कार्य बढ़ता रहा संघ का, और 1947 में देश आज़ाद हुआ। तब तक कोई राजनीतिक विंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं था। 1948 में एक घटना घटी, महात्मा गांधी की हत्या हुई और उसमें हत्या के उस विरोध में कांग्रेस सरकार थी उस समय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा तो उस समय स्थिति ऐसी हो गई कि हम गांधी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई रोल नहीं था, जो बाद में सिद्ध भी हुआ। और सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने क्लीन चिट भी थी और उस पर 49 में फिर संघ पर से प्रतिबंध भी हटा इसी कारण से। तो उस समय ये महसूस किया गया संघ के अंदर कि पार्लियामेंट के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में भी संघ की बात रखने वाला, संघ का विचार रखने वाला कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए। तो इस दृष्टि को देखते हुए 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो आज हमारे मार्गदर्शक हैं और उन्हीं के विचार को लेके जनसंघ और फिर अब भारतीय जनता पार्टी अपनी वैचारिक यात्रा पे चल रही है। तो उस समय जनसंघ बना और 1952 में, और दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष हुए और दीनदयाल जी उनके महामंत्री थे। मेरे को ऐसा है, थोड़ा मैं इसमें वो है। और उस समय जनसंघ की यात्रा 1952 से शुरू हुई और धीरे धीरे, पहले तो राजनीतिक क्षेत्र था, बिल्कुल नया क्षेत्र था। अपने विचार को रखने के लिए, संघ के विचार को रखने के लिए राजनीतिक दल का गठन हुआ। शनय शनय पार्टी बढ़ती गई। उसमें उस समय भी जो संघ के प्रचारक थे, संघ के वरिष्ठ प्रचारक होते थे, वो दीनदयाल जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। राजनीतिक क्षेत्र में आकर जनसंघ में उनको लगाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के प्रचारक नहीं रहे, मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ कांग्रेस के थे और कांग्रेस से त्याग पत्र दे के आए थे और यहाँ पर उन्होंने जनसंघ को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उस प्रकार से ये चलता चलता पहले विधानसभाएं लड़ते थे, उसके बाद फिर लोकसभा लड़ते थे और लड़ते क्या थे, हारने के लिए लड़ते थे। सिर्फ वैचारिक अपना विचार रखने के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में आए, चुनाव में आए और संघ का जो विषय था हर क्षेत्र में, उसको रखने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन हुआ। कैसे लोग जो हैं जुटा करते थे, क्या उस समय रिस्पांस रहता था पब्लिक का, और कैसे आप लोग चुनाव लड़ाते? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र था, कांग्रेस, उसमें अगर हम शुरुआत की समय में देखें तो कांग्रेस ही यहाँ पर मुख्य पार्टी थी। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत था तो बाद में जब पहाड़ के अंदर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट वगैरह आए तो फिर कम्युनिस्टों का प्रभाव हुआ यहाँ पर। उत्तरकाशी था, चमोली था, इस प्रकार के क्षेत्र थे, पॉकेट्स थे जिनमें कम्युनिस्टों का प्रभाव था। भारतीय जनसंघ का राजनीतिक दृष्टि से कोई आधार नहीं था। संघ का तो आधार था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं लगती थी और संघ की शाखा लगती थी और पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र में विद्या मंदिर के माध्यम से, विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के माध्यम से स्कूलों की भी हमारी चेन थी। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो राजनीतिक पैठ हुई वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिशु मंदिर और बाल विद्या मंदिर जो अपने 8वीं से ऊपर के हैं, उनमें अपने संघ के प्रचारक
अपने उसमें वो हुआ करते थे, आचार्य पढ़ाते थे, और उनके संपर्क में पहाड़ के लोग आते, उनके बच्चे पढ़ने आते थे और उससे परिवार जो है उनके संपर्क में आते थे। तो अपनी जो राजनीतिक यात्रा भी उसके माध्यम से यहाँ पर आरंभ हुई। अच्छा। और शुरुआत में यहाँ पर अपने देवेंद्र शास्त्री जी अपने प्रचारक, संघ के प्रचारक थे। वो पहले लाहौर में रहे, लाहौर से जब देश आज़ाद हो गया तो लाहौर से फिर यहाँ पर आए, और यहाँ पर जब जनसंघ की स्थापना हुई तो जनसंघ की स्थापना में पहले संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया यहाँ पर। और संघ के माध्यम से काम जो है शनै शनै जो है खड़ा हुआ। कहाँ पर किस तरह से पार्टी की शुरुआत यहाँ पर हुई? देखिए, पहले जब 25 में 52 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब भारतीय जनसंघ का कोई कार्यालय जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं थी। अच्छा। जो भी कार्य राजनीतिक क्षेत्र का भी जो काम चलता था वो संघ के कार्यालय थे। संघ के भी गिने चुने कार्यालय थे। उन संघ के कार्यालयों से ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों से ही, क्योंकि जनसंघ के अंदर भी संघ के प्रचारक जो थे वही काम करते थे, तो वहीं से अपना जो है काम जो है संपादित होता था। अच्छा, उसके बाद में जब जैसे जैसे पार्टी बढ़ती गई, अपने राजनीतिक से प्रभाव बढ़ता गया, तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ के कार्यालय खुलने शुरू हुए। देहरादून के अंदर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय भी मोती बाजार में था, जहाँ पर गुप्ता स्वीट शॉप है, सब्जी मंडी है, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय होता था। और भारतीय जनसंघ का कार्यालय कोतवाली के सामने मोती बाजार में डॉक्टर कस्तूरी लाल के ऊपर होता था। तो वहाँ पर वो जनसंघ का कार्यालय होता था, एक कमरे का कार्यालय था। उसी कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ के भी कार्यकर्ता रहते थे, उसी कार्यालय में विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता रहते थे, और उसमें भारतीय जनसंघ का भी कार्यालय चलता था। तो इस प्रकार से जो अपने संघ के अनुसांगिक संगठन होते थे, जिसके पास भी कार्यालय होता था, तो उस कार्यालय से सभी कार्यकर्ता मिलके वहाँ पर वहीं से अपना संपादन करते थे। प्रदेश कार्यालय तो जो सबसे पहला प्रदेश कार्यालय उत्तराखंड का जो बना, वो तो यहाँ राजपुर रोड में बना। ये तो तब प्रदेश कार्यालय उत्तराखंड का तब बना जब उत्तराखंड का आंदोलन अस्तित्व में आया। और आंदोलन जब 90s में आके आंदोलन ने करी, तो उस समय फिर ये राजपुर रोड पर भारतीय जनता पार्टी, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी हो गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रदेश कार्यालय राजपुर रोड पर एक किराए के मकान था, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आया। अच्छा सर, आज तो पार्टी बहुत बड़ी हो चुकी है, नए लोग देखते हैं, नए युवा देखते हैं, स्वरूप देखते हैं। आप लोगों ने सर शुरुआत देखी है पार्टी की, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से आप उस समय चुनाव लड़ाते थे? आज तो बहुत आसान हो गया है मोदी लहर पे जीतना। आपको एक घटना सुनाता हूँ। पहले जब जनसंघ था, संगठन मंत्री देवेंद्र शास्त्री जी होते थे, और जनसंघ के टिकट पर पहाड़ में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और ये जनसंघ ने लड़ना आरंभ कर दिया था। तो उस समय हमारे जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता, देवेंद्र शास्त्री जी प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता थे, वो उन्होंने ट्रकों से यात्रा की है। बसें, वन वे, बहुत सारे रास्ते ऐसे थे जिनमें गेट सिस्टम था, गिनी चुनी बस, मगर ट्रक चलते रहते थे। तो हमारे नेताओं ने ट्रकों में बैठकर यात्रा की है। जनसभा उनके नाम पर होती थी। देवप्रयाग के अंदर बताते थे, शास्त्री जी ने हमें बताया है, देवप्रयाग के अंदर शास्त्री जी के नाम से जनसभा होती थी। जनसभा बुलाई गई थी, और उस समय की अनाउंसमेंट होता था कि साहब हमारे वरिष्ठ नेता देवेंद्र शास्त्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और शास्त्री जी ट्रक में बैठे हुए देवप्रयाग पहुँचे, जनसभा वहाँ के चौराहे पर थी। उस ट्रक में बैठे ही जनसभा को भी उन्होंने क्रॉस करके उससे थोड़ा सा आगे जाके उतरे। आगे उतर के और फिर अपना कंधे पे छोला थैला टांगे हुए और जनसभा में पहुँच गए।
और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया हमारे वरिष्ठ नेता देवेंद्र शास्त्री जी अब जनसभा में आ गए हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। तो इस तरह से ट्रकों में बैठ के, और वाहन तो अपने होते नहीं थे, कार वार तो बहुत दूर की, कार वार तो की स्थिति ये थी जनसंघ के समय में भी, कोई कार्यकर्ताओं के पास भी गिने चुने कार्यकर्ताओं पे कार थी। तो माननीय अटल जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, अगर वो आए तो उनके लिए कार का बंदोबस्त किसी से मांग के किया जाता था। किसी कार्यकर्ता से या किसी ऐसे उससे कार इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ, तो उनके लिए कार का बंदोबस्त किया जाता था। और स्कूटर की जहाँ तक बात है, कल्याण सिंह जी को स्कूटर पे बैठा के तो हमने भी घुमाया है इस देहरादून शहर के अंदर। कल्याण सिंह जी आते यहाँ पर आए तो उनके एक मित्र थे, उनके यहाँ जाना था, तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ छोड़ दो, तो स्कूटर पे बैठाया और कल्याण सिंह जी को छोड़ दिया। चुनाव कैसे लड़ा करते थे सर उस समय, कैसे लड़ाया करते, जैसे आपने बताया कि पकड़ पकड़ के चुनाव लड़ाया करते? देखिए ऐसा है, गिने चुने फिंगर टिप, शुरुआत में तो बहुत कम कार्यकर्ता होते थे। कम कार्यकर्ता क्या होते थे, जो संघ के कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उसमें से ही कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनसंघ के अंदर आ गए और वो काम करते थे। और गिने चुने कार्यकर्ता होते थे और अपनी भारतीय जनसंघ की आइडेंटिफिकेशन के लिए चुनाव लड़ा जाता था। उसमें जीतने हारने का तो कोई प्रश्न नहीं होता था, कोई विषय नहीं होता था। वह उसमें ये जरूर रहता था, और उस समय बस्ता पकड़ने वाला कार्यकर्ता भी गिने चुने थे हमारे, जो बस्ता, उसमें ये आवश्यक सोचते थे हम लोग कि अगर देहरादून के अंदर 60 बूथ हैं, अगर 20-25 बूथ पर भी हमारा बस्ता लग गया तो बड़ी बात है। और अगला चुनाव आया, उसमें से अगले चुनाव में पिछले में अगर 20 में लगा था और हमने 22-24 बूथ पे बस्ता लगा लिया, तो हम समझते थे जैसे हम चुनाव जीत गए। और जहाँ तक ऐसा कोई फंड वंड अपने नहीं होता था, जो कार्यकर्ता काम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे होते थे, वही चंदा वंदा इकट्ठा करके अपना जो है कार्य चलाते थे। उसी से उस समय तो पत्र जाते थे, पत्र चलता था, अगर किसी मीटिंग की सूचना देनी है, वो तो टेलीफोन भी नहीं होते थे उस समय, तो उस समय तो पत्र लिख के होता था, तो उसमें पत्र करके तो सब लोग आपस में चंदा करके उसी से अपना करते थे। और चंदा भी भारतीय जनसंघ को चंदा नहीं मिलता था उस जमाने में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, पहले भी लोग चंदा देते थे, अगर कोई कांग्रेस को उस सब जमाने में 100 रुपये देता था, तो हमारी स्थिति ये थी कि हमें को 1.25 रुपया देता था चंदा। तो उस परिस्थितियों में चंदा इकट्ठा कर करके, गुड़ चने खा के, चुनाव वाले दिन या तो जो परिवार में, अब जैसे ये करणपुर क्षेत्र है, इसमें मैं रहता हूँ, इसमें 4 या 5 परिवार थे। उसमें एक हवेली राम जी होते थे, बहुत पुराने कार्यकर्ता, नहीं रहे। एक रामजी दास शर्मा होते थे, वो भी नहीं रहे अब। एक रूपलाल जी होते थे, वो भी नहीं रहे। सारे संघ के कार्यकर्ता थे। एक मैं था, हमारा परिवार हो गया, ये रहे। तो कुछ चुनाव तो हम लोगों ने घर पर पैकेट बनाकर भोजन के, तो जो वहाँ पर पोलिंग बक्से पर बैठता था, अंदर बैठता था, घर से पैकेट बना के ले जाते थे, उनको दिन में काटते थे हम। मेज टेबल, बहुत कुछ बूथ ऐसे थे जहाँ पर मेज टेबल लग जाती थी, मगर अनेकों बूथ ऐसे रहते थे जहाँ पर हमारा कार्यकर्ता भी नहीं होता था, पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठ पाता था। शुरुआत तो इस तरह से हुई, मगर आज तो पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई। अब तो उस समय हमारा पार्षद भी नहीं होता, गिने चुने पार्षद होते थे। यहाँ पर पूरे देहरादून के अंदर डॉक्टर कस्तूरी लाल थे, एक अपने मच्छी बाजार में होते थे, वो पार्षद थे, और एक वहाँ पर तिलक रोड पे राजेश शर्मा के पिताजी थे, वो पार्षद होते थे। तो ये 3 लोग पार्षद होते। ऐसा नहीं था, जो कार्यकर्ता कम थे, मगर कार्यकर्ताओं का जो जोश और जज्बा था वो बहुत ऊंचा था। उसमें अगर चुनाव हो गया, मतदान हो गया, तो काउंटिंग में भी जो कार्यकर्ता जाता था, पता है वोट निकल रहे हैं, मगर काउंटिंग आखिर तक कराता था, आखिर तक काउंटिंग कराता था। पता है हारना है, मगर ऐसा नहीं कि बीच में अगर हार रहे हैं तो बीच में काउंटिंग छोड़ के आ गया। पूरा जोश और जज्बा, हाँ, पूरा जोश और जज्बे। कारण था कि एक विचार के लिए लड़ रहे थे, विचार के लिए लड़ता था, और विचार का जो राजनीतिक क्षेत्र था वो जनसंघ था। उसके बाद फिर तो 80 में
भारतीय जनता पार्टी बन गई, फिर तो सरकारें। उस समय हम विचार के लिए लड़ते थे, अंतर क्या है, उस समय विचार के लिए कार्यकर्ता भी लड़ता था और हम पार्टी भी विचार के लिए लड़ती थी। आज हम सरकार के विचार के लिए तो लड़ते हैं, आज सरकार के लिए लड़ते हैं, आज हम सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ सन 80 के तक भी, 80-82 तक की बात बता रहा हूँ मैं, काम धीरे धीरे बढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का। जनसंघ हुआ, भारतीय जनता पार्टी हुई, केंद्र में 77 में अटल जी मंत्री रहे, तो हमको ये तो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो प्रदेशों में या केंद्र में, मगर हो सकता है कि हम अपने जीवन काल में ना देख पाए, आगे आने वाली पीढ़ी हमारी सरकारें जरूर देखेगी। अच्छा। मगर मोदी जी के आने से, मोदी राम जन्मभूमि आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन 90 का, राम जन्मभूमि आंदोलन ने पूरा सिनेरियो ही, पूरी देश का राजनीति का सिनेरियो ही बदल दिया। जो वहाँ पर मंडल के कारण जो मार काट इस प्रदेश देश के अंदर हुई थी, राम जन्मभूमि आंदोलन ने सबों को बांध दिया और उससे उस समय हमारी प्रदेशों में सरकार बनी, सेंटर में हमारी संख्या बढ़ी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अटल जी प्रधानमंत्री हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने अपने ऐसे मूर्धन्य नेताओं को केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में देखा, मुख्यमंत्री के रूप में देखा, जिनके साथ हम लोग, वो जैसे कहना है या देहरादून में कहें तो टांगे में जिनके साथ घूमे हम, जिनके साथ पैदल साइकिल पर घूमे हैं और जिनके साथ स्कूटर पे जिनको बैठा लिया वो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री बन गए अटल जी। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, एक शॉर्ट में सर, एक लास्ट है, तो का उस समय उस तरह से सम्मान हो पा रहा है या फिर आज पार्टी किस दिशा में जा रही है? देखिए, एक चीज़ बहुत ये हर एक को समझनी भी चाहिए, सबको माननी भी चाहिए। ये जो राजनीति भी है ना, ये साइकिल का पहिया है। जो आज इसके ऊपर बैठा हुआ है उसको कल नीचे आना है, और जो नीचे बैठा हुआ है उसको कल ऊपर पहुंचना ही पहुंचना है। तो इस बात में क्या हम लोगों ने, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं था, मैं किसी संघ का समसेवक जरूर था, मगर इस पार्टी के कारण मैं देहरादून नगर का महामंत्री रहा 4 साल, 2 टर्म, उस समय 2 साल का टर्म होता था। फिर 2 साल में अध्यक्ष रहा। उसके बाद में उस समय उत्तर प्रदेश होता था, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष, वो उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद, उससे पहले मैं एक बार नगर पालिका चुनाव के चेयरमैन के लिए भी मेरा नाम चला, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं यहाँ की प्रदेश का, जब उत्तराखंड की अलग प्रदेश बन गया, यहाँ की राजनीति हुई, तो मैं उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा, प्रदेश कार्यालय मंत्री रहा। और उसके बाद मैं प्रदेश कार्यकारिणी में अनेकों वर्षों तक रहा। संगठन ने मुझे राज्य आयोग योजना, उत्तराखंड योजना आयोग का सदस्य नामित किया। आज किस तरह तो आप पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान किया मेरा, और मैं बिल्कुल सामान्य परिवार से था। तो इसी तरह से अब हर कोई तो विधायक नहीं हो सकता, हर कोई सांसद नहीं हो सकता, मगर कार्यकर्ता की क्षमता को देखते हुए उसको आगे बढ़ाना और उसको उससे काम लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक विचित्र व्यवस्था है। और जिसके अंदर, इस विचित्र व्यवस्था में जिस कार्यकर्ता की जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उसका यहाँ पर विकास भी होता है, उसका सम्मान भी होता है और उसको आगे बढ़ाया भी जाता है। ठीक है सर, थैंक यू।